दर्शकगण नमस्कार। YouTube चैनल लेक्स कॉन्सिलियम फाउंडेशन की ओर से आपका स्वागत है। मैं मेजर जनरल नीलेंद्र कुमार प्लेलिस्ट इनसे मिलिए मैं आपका स्वागत करता हूं। आज यहां पर हमारे गेस्ट हैं कुमार प्रशांत जी, जो इस चैनल के लिए अपरिचित नहीं हैं और जैसा कि आपने पहले देखा कि उन्होंने बापू के जीवन के बारे में, उनके योगदान के बारे में, उनके महत्व के बारे में काफ़ी बातचीत की है और वो यहाँ पर दिल्ली में गांधी शांति प्रतिष्ठान के अध्यक्ष हैं। हिंदी के प्रखर साहित्यकार, विचारक, पत्रकार, लेखक के रूप में वो जाने जाते हैं। आज की इस बातचीत में मेरा उनसे पहला सवाल ये है कि बापू दक्षिण अफ्रीका में अपनी पहचान बना चुके थे, वहाँ काफ़ी लोकप्रिय हो गए थे और उनके काम के बारे में दूर यूरोप, रूस तक जानकारी पहुँच गई थी। और उस समय जलियांवाला बाग से थोड़ा पहले 1914-18 का समय काल वह था जबकि प्रथम विश्व युद्ध हुआ। उस स्थिति में बापू की सोच जो उन्होंने जाहिर की, जिसके बारे में उन्होंने लिखा और बोला, वो ये थी कि भारत को ब्रिटेन को समर्थन देना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। तो वो जो उनका विचार, उस समय का जो निर्णय था, उसको तब के माहौल से और आज आप कैसे देखते हैं, हमारे दर्शकों को इसके बारे में खुलासा करें। मैं ऐसा समझता हूँ कि गांधी जी के जीवन में जो प्रवाह रहे हैं, जिनसे वो गुजरते रहे हैं, उन सबको साथ में जोड़कर देखने से ही उनको समझना आसान होगा। टुकड़े टुकड़े में शायद हम लोग उनको नहीं समझ सकते। तो ये प्रथम विश्व युद्ध से पहले भी गांधी युद्ध में शामिल हुए हैं। दक्षिण अफ्रीका में जब जुलू विद्रोह हुआ, उस समय गांधी जी ने एक रिलीफ कोर कमेटी बनाई भारतीय लोगों को लेकर के। उनकी कल्पना ये थी कि इसमें जो युद्ध में जो लोग घायल होते हैं, उन लोगों को बचाना, उनकी सेवा शुश्रूषा करना, उनको ठीक कर देना, ये काम करने में हम शरीक हों। क्यों शरीक हों? तो उनके मन में उस समय तक ये भाव था कि जिस बड़े साम्राज्य के हम लोग हिस्से हैं, यानी अंग्रेजियों के उपनिवेश का भारत एक हिस्सा है और हम इनसे न्याय की मांग कर रहे हैं। तो अगर हम उपनिवेश से न्याय की मांग करते हैं और उपनिवेश पर खतरा है और उससे हम अलग हट जाते हैं, तो ये हमको मिलेगा नहीं। तो हमको ऐसा करना चाहिए कि जहाँ साम्राज्य को ज़रूरत हो हमारी मदद की, वहाँ हम उनकी मदद करें। उससे जो गुडविल बनता है, उस गुडविल का इस्तेमाल अपने लिए न्याय मांगने के लिए करें। इस तरह की एक रणनीति उनके दिमाग में थी उस समय तक, क्योंकि उस समय तक वो हमेशा ये मानते थे कि ब्रिटिश साम्राज्य जो है उसके अंदर हम लोगों का भला हो सकता है, ये लोग हमारा ख्याल रखेंगे। सिर्फ इतना ही है कि इनको बार बार इस बात का ध्यान दिलाना चाहिए कि हम भी आपकी ही प्रजा हैं, हमारे साथ भी न्याय का व्यवहार कीजिए। इस दृष्टिकोण से उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के 2 विद्रोहों के समय में साम्राज्य की मदद करने की कोशिश की। बजाब्ता फौज की ट्रेनिंग ली उन्होंने, सार्जेंट मेजर का उनको ओहदा मिला और जैसा चलन है यहाँ सीने पर सार्जेंट मेजर MK गांधी लिखकर लड़ाई के मैदान में उतरे थे। वहाँ से अब अगर हम आपके प्रश्न तक चलें कि जब पहला विश्व युद्ध छिड़ा, तब तक गांधी काफ़ी मैच्योर हो चुके थे इन 4 अनुभवों से गुजरने के बाद। तो उनके सामने ये सवाल आया कि अब ये विश्व युद्ध तो छिड़ा है और फिर से साम्राज्य के ऊपर एक नया संकट आया है, इस समय हम क्या कर सकते। तो वायसराय ने ऐसा उनसे कहा कि इस समय आपकी हमको ये मदद की ज़रूरत है कि फ़ौज में भर्ती होने के लिए नौजवान आ गए हैं, क्योंकि लड़ने वाले लोगों की कमी पड़ रही थी और विश्व युद्ध के बहुत सारे मोर्चे ऐसे थे जहाँ भारतीयों को भेजना था। सैनिक भर्ती में आप हमारी मदद करें, ये बात वायसराय ने गांधी जी के सामने रखी और गांधी जी ने कुछ उसी भाव से कि इनके संकट के समय हम इनकी मदद कर सकते हैं तो हमको करनी चाहिए, उन्होंने ये स्वीकार किया कि प्रथम विश्व युद्ध में हम लोग भारतीय नौजवानों को फौज में भर्ती होने के लिए प्रेरित करने का काम करें। ये गांधी जी ने स्वीकार तो किया, लेकिन इसको लेकर के उसमें काफ़ी मतभेद भी हुआ और कांग्रेस के कई वरिष्ठ लोगों ने ये बात पसंद नहीं की, लेकिन गांधी जी ने इसको अकेले अपने अभियान का हिस्सा बनाया और तिलक उनसे सहमत हुए। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं भी महाराष्ट्र में ये कोशिश करता हूँ, ये लोग शामिल हों और आप भी कोशिश करें। तो गुजरात में उन्होंने अपनी तरह से इस बात की कोशिश की। वो कोशिश कितनी सफल हुई, कहाँ तक गई, इसकी चर्चा में बहुत रस नहीं रखना का बहुत मतलब नहीं है, क्योंकि फिर विश्व जब ठंडा पड़ने लगा तो सरकार ने खुद ही गांधी जी से कहा कि भर्ती की ज़रूरत नहीं है,
अब आप ये काम बंद कर दीजिए। हम लोग को इसमें जो पहचानना चाहिए वही है कि जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि गांधी जी का भी निरंतर विकास हुआ है। वो एक जगह पर ठहरे हुए आदमी नहीं, बदलती हुई परिस्थिति को नए तरह से आंकते हैं और उसमें अपना रोल तय करते। तो जो परिस्थिति उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में समझी थी कि साम्राज्य हमारा भला करेगा, उसको हमको बार बार ये एहसास कराना चाहिए कि हम भी आपकी प्रजाएं हैं, हमारे साथ न्याय कीजिए। ये बात प्रथम विश्व तक आने तक टूटने लगी थी उनके मन से, और उनका ऐसा लगने लगा था कि मैं गलत सोच पर था, गलत रास्ते पर था, इस साम्राज्य से हमारा कोई भला नहीं होने वाला। इसीलिए इस घटना के तुरंत बाद जब उनके ऊपर राजद्रोह का केस चला उनके 3 लेखों के कारण, तो जो अदालत में उन्होंने बयान दिया उसकी पहली शुरुआत में ही उन्होंने कहा कि मैं जो कहना चाह रहा हूँ उसमें आप ये पहचानिए कि साम्राज्य का एक हितैषी होने वाला आदमी आज साम्राज्य की एक एक ईंट उखाड़ देने में लगा हुआ है। ये परिवर्तन क्यों हुआ और मैं क्यों ये महसूस करता हूँ कि साम्राज्य को ख़त्म करना मेरा धर्म है। तो ये जो यात्रा है उनकी साम्राज्य के समर्थन और साम्राज्य के कल्याण की से लेकर साम्राज्य को समाप्त करने की, उस यात्रा को अगर हम लोग समझेंगे तो इस सवाल का जवाब हमको मिलेगा कि दरअसल में प्रथम विश्व युद्ध या जुलूस विद्रोह इन सब का सवाल नहीं था। सवाल था एक वो गुडविल क्रिएट करना चाहते थे। अहिंसा में, अहिंसा के तरीके में सामने वाले के मन में तुम्हारे लिए शुभ विचार हों, ये एक टेक्निक है जिसका इस्तेमाल करना पड़ता है। गांधी जी ने इस टेक्निक का इस्तेमाल अपनी तरह से शुरुआती दौर में किया और एक नतीजे पर पहुंचे कि नहीं, मेरे इस टेक्निक में से बहुत कुछ निकलने वाला नहीं है, क्योंकि साम्राज्य जो है वो हमारे शोषण पर ही टिका हुआ है। तो जो हमारे शोषण पर टिका हुआ है वो हमारा कल्याण करेगा, इस गलतफहमी से मुझको निकल जाना चाहिए। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन है जो आपके सवाल को समझने में मदद करेगा कि गांधी भी अपने अनुभवों से विकसित होते रहे हैं। उनकी शायद सबसे बड़ी विशेषता ही यह है कि वो अपने को बदलने में कभी हिचकते नहीं हैं। वो तो कहते ही हैं कि मैंने पहले क्या कहा था और मैं आज क्या कह रहा हूँ, इन दोनों को जोड़कर देखने की ज़रूरत नहीं है। मैं आज जो कह रहा हूँ वही आखिरी बात कह रहा हूँ। पहले मैंने क्या कहा था, जहाँ खड़ा था वहाँ से वो दिख रहा था तो वो कह रहा था। आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, आज मुझको ये दिख रहा है, आपको ये बता रहा हूँ। तो सत्य के प्रयोग जो हैं वो समय के साथ बंधे हुए नहीं रहते हैं, वो लगातार बदलते रहते हैं, क्योंकि सत्य नए नए तरीके से, नए नए डायमेंशंस उसके हमारे सामने खुलते हैं। तो जो सत्य का प्रयोगी है वो हमेशा उन डायमेंशंस को पकड़ता है और उस हिसाब से अपनी भूमिका तय करता है। ये मैं समझता हूँ कि गांधी जी के युद्ध के बारे में, खासकर प्रथम विश्व युद्ध में फौजी भर्ती के बारे में जो उनकी भूमिका थी, वो भूमिका इस तरह की थी। इसीलिए आप देखेंगे कि जब दूसरा विश्व युद्ध छिड़ा तब गांधी जी बिल्कुल एक अलग भूमिका में दिखाई देते हैं। उसमें समर्थन करना और साम्राज्य के लिए मदद जुटाने की कोई भावना नहीं है। वो कहते हैं कि इसी समय में साम्राज्य को ये समझा देना है कि भारत को आज़ाद किए बगैर तुम्हारे लिए कोई रास्ता नहीं। प्रशांत जी, आपने बहुत अच्छे ढंग से इस प्रश्न के बारे में तथ्य रखे और अपनी विवेचना की। अब मैं आपको एक प्रश्न और है इसी से जुड़ा हुआ, जहां तक तथ्य हैं। एक तथ्य आपने बताया, कांग्रेस दल में इसके बारे में मतभेद था लेकिन तिलक उनके साथ। तो पहला एक तथ्य ये है कि उस समय भी कुछ विरोध था इस निर्णय के प्रति। दूसरा, आपने ये कहा कि उनके ऊपर जब राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चला तो उनके बयान की जो प्रारंभिक पंक्तियां हैं उसमें उन्होंने कहा कि अब मैं ईंट उखाड़ूंगा अंग्रेजी साम्राज्य की। और तीसरा तथ्य जो आपने कहा, जो ये सब ऐतिहासिक तथ्य हैं और निर्विवाद हैं, तीसरा आपने कहा कि जब इसीलिए दूसरा जब विश्व युद्ध हुआ तो उनकी सोच बदल चुकी। अब मेरा एक छोटा सा प्रश्न ये है कि जो उनकी सोच थी और जिस तरह से उन्होंने मन लगा करके भारतीयों को अंग्रेजी फौज में भर्ती होने के लिए उनका आह्वान किया, तो बाद में जब मुकदमा चला और द्वितीय विश्व युद्ध में हम लोग पहुंचे 39, तो इस समय में क्या गांधी जी ने कभी उनके लेखन में, काफी लिखते थे, काफी बोलते थे, क्या ये कभी उन्होंने ये स्वीकारोक्ति की है कि वो शायद मेरा निर्णय ठीक नहीं था? अगर मैं इस उनके मुकदमे को हटा दूं, उस बयान को, उसके अलावा क्या उन्होंने कभी कहा? जी हाँ, जी हाँ। अच्छा, वो जरा एकाधिक जगहों पर जी उसकी चर्चा उन्होंने की है। आत्मकथा में भी उसकी चर्चा है जी। और गांधी की जो दूसरी ऑथेंटिक किताबें हैं, लास्ट फेज आप देखेंगे तो उसमें भी उसकी चर्चा आती है। और वो बार बार ये कहते हैं कि मेरा कौन सा निर्णय सही था या गलत था, ये परिस्थिति के हिसाब से तुम जज करो। परिस्थिति को देखोगे तो तुमको समझ में आएगा कि उस समय मैं जिस तरह से इस परिस्थिति को देख रहा था
उसमें मैंने एक बात कही, वो परिस्थिति बदल गई है। अब तुम मुझको ये मत समझो कि मैं वही रिपीट करता रहूँगा, मैं नए तरह से रिएक्ट करता हूँ। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों से मैं कहूँगा हमारे साथ बने रहें, इसी तरह कुमार प्रशांत जी से बापू के बारे में इंटरेस्टिंग और बहुत महत्वपूर्ण बातों का आपके सामने खुलासा। धन्यवाद।